नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 17 में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके लिए जीएस PIQs लेके आए हैं और ये BPSC TRE 2.0 में पूछे गए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें हमने लगभग आपको 200 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, 40 क्वेश्चंस का जीएस में सेट होता है और इन 40 क्वेश्चन के माध्यम से जो है हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कई सारे प्रश्न यहाँ पे कराएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, साइंस के, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जो है 15 मार्च वाले पेपर में भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, पूछे गए हैं और साथ में ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो इस वजह से, और मैथ का तो हमने ऑलरेडी आपको अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखा, आप वहाँ से मैथ के क्वेश्चंस देख सकते हैं। साथ में आज हम इसमें करंट भी आपको करा देंगे, जो जिससे आपको, क्योंकि कई बार आपने देखा कि BPSC जो है बैक डेट में जाके करंट अफेयर्स पूछ लेता है, कई बार करंट अफेयर्स रिपीट हो जाते हैं, जैसा आपने हेडमास्टर और हेड टीचर के पेपर में देखा। और यहाँ पर हमने आपके लिए जो हिंदी का पेपर होता, तो आज 4 पेपर हमने कुल लिया है और 4 पेपर के हमने हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आप लोग इसको भी आराम से देख लीजिएगा। हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं टाइम की कमी की वजह से, और मैथ के भी क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमने इसको जो है सॉल्व कर दिया। बाकी हमने एक बार सॉल्व कराया है, प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी वीडियो के लिंक में, आप वहाँ से इन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। और इन्हीं वीडियोस में से आपको कई सारे क्वेश्चन जो है 15 मार्च को मिलने वाले हैं। अब आते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 39 साइंस से प्रश्न है, विज्ञान से, और ये जो प्रश्न है ध्यान रखिएगा, आपके आगामी परीक्षा में TRE 3.0 में कोई भी प्रश्न यहाँ से रिपीट हो सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, GS से स्पेशली, साइंस से, ज्योग्राफी से एंड मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होंगे। आते हैं, पहला प्रश्न है, मृत जीवों के अपघटक हैं। मृत जीवों के अपघटक हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पे जीवाणु और कवक। तो जीवाणु और कवक मृत जीवों के अपघटक माने जाते हैं। वायरस को हमेशा एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, अकेले ये कुछ नहीं कर सकता। तो मृत जीवों के जो अपघटक होते हैं जीवाणु और कवक होते हैं। तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। फिर है अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, आंसर है नरम लोहा। तो नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए। और महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा जा सकता है दोबारा से भी। फिर है ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। तो ऑर्निथोलॉजी अध्ययन होता है पक्षियों का, बर्ड्स का होता है। और भारत के महान पक्षी विज्ञानी हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सलीम अली, उनके बारे में भी ध्यान रखिए। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी, पक्षी अभ्यारण्य भी गोवा में स्थित है, जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप कमेंट करके बताइए हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फिर है इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिन है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिन है। तो आंसर है 14 जुलाई 2023। तो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था। जुलाई डेट याद रखिएगा, दोबारा से पूछ सकता है। अगस्त 23 2023 को चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 सितंबर 2023 को क्या हुआ था, तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन सूर्य के लिए, जिसको सूर्यान भी बोलते हैं, तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। तो यहाँ पे प्रश्न को एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि वाटर इंटर्स फ्रॉम सॉइल इनटू रूट हेयर्स ऑफ प्लांट्स ड्यू टू। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, कई लोग इसमें केशिकत्व में भी जाएंगे, लेकिन जो BPSC ने यहाँ पे आंसर माना है वो माना है ऑस्मोटिक दाब। फाइनल आंसर की में भी ऑस्मोटिक दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, आपको केशिकत्व आपको जो है फंसा सकता है इस प्रश्न में। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो है पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक होता है। तो पौधों की जड़ों में मृदा से जो जल जाता है उसका कारक क्या होता है, ऑस्मोटिक दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। तो पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं, तो इसका आंसर है सूखे होते हैं, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो जल परागित पुष्प होते हैं उसमें परागकण जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है। तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कौन सा जो है
ग्रंथि काम करती है? तो आंसर है अग्नाशय। पैनक्रियाज जो है वो अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरीके से काम करती, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और जो एड्रेनल ग्लैंड होता है ये एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है, एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है, और इस हार्मोन की वजह से जो हमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना वगैरह फील होता है, बहुत ज़्यादा डर भी फील होता है। तो इसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। फ्लाइट मतलब भाग, उड़ जाना, भाग जाना, और फाइट हार्मोन यानी किसी से लड़ जाना, इतना जोश आ जाना, कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी इसको बोलते हैं। और इसके अलावा जो है थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन आपने सुना होगा, तो थायरॉक्सिन। और इसके अलावा जो है आप बताइए कि जो है थायराइड ग्रंथि में जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसकी कमी से अगर वो सही से कार्य नहीं करती है तो कौन सी बीमारी होती है। फिर अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किसने जीता था? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता था? तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते बीपीएससी में, आंसर था स्पेन। और आपको जो है इस टाइप के जो घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, इनसे थोड़ा सा सीखने को भी मिलता है कि आपसे ऐसे ही प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। और आसान नहीं होता करंट अफेयर्स को प्रश्नों को बनाना, और हम अपनी तरफ से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। क्विज़ में हमने जो है आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए हैं, आज भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग जो है एक बार क्लास कंप्लीट करने के बाद वहाँ जाके देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और अब इधर आपको क्वेश्चन क्विज़ में बढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा जीएस और करंट के डेली क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक बार आप कभी भी टाइम निकाल के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। और चैनल पे जाइए, चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको जो है प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी सेक्शन मिलेगा, और उस कम्युनिटी सेक्शन में क्लिक करके आप जो है नीचे की तरफ जब जाएंगे तब आपको कई सारे जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, आप वहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, द एग्जॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस फिल्म के नाम से लिखे गए उनके किस उपन्यास पर आधारित है? तो जो इसमें द एग्जॉर्सिस्ट नाम की एक पिक्चर आई थी, ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी, डरावनी फिल्म थी, और इनके जो निर्देशक थे उनका देहांत हो गया था। तो ये जो है किस उपन्यास पर आधारित थी, किसके? तो विलियम पीटर ब्लाटी। तो विलियम पीटर ब्लाटी ने एक उपन्यास लिखा था, उसी पर ही जो फिल्म आधारित थी। आगे बढ़ते हैं, केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे थे? तो यहाँ पे ऑप्शन एक जो है कोई नहीं है, और आप कमेंट करके बताइए। अभी हमें नाम ध्यान इनका नहीं आ रहा जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, दिए गए विकल्पों में नहीं है, तो आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर हम महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? तो आंसर है ईरान। और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न जीएस में लास्ट में दिए जाते हैं, तो वेट कीजिएगा, उनके भी प्रश्न आएंगे। फिर वापस से 4 पेपर आपके लिए लेके आए, बहुत ही फायदेमंद होने वाला, और इस जो है पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में वापस से देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और इसके अलावा क्विज में आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको सप्लीमेंट कर देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो नए लोग जुड़े हैं, एकलव्य सीरीज स्टार्टिंग से देख डालें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? तो आंसर है ईरान। फिर है, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? तो ये थी महसा अमीनी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का क्या नाम है? तो ये थी दीपा मलिक। अगला प्रश्न है, H1 गगनयान मानव मिशन के कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? तो H1 गगनयान के मानव मिशन के लिए कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? तो यहाँ दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं था, तो इसलिए आंसर यहाँ पे जो है आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, गलती से लग गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो जो है ये ध्यान रखिएगा। और आप कमेंट करके बताइए कितने दिनों के लिए जो है भेजा जाना है। फिर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो ये किया था वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से, भूगोल के प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ में सबसे अधिक लंबी सीमा? तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया समझाया कि बांग्लादेश के साथ में जो है भारत की सबसे लंबी सीमा है। हम इसको कैसे याद करते हैं? तो बचपन के नाम से, बचपन, MBA, इस तरीके से याद कर लेते हैं। ए मतलब अफगानिस्तान के साथ में भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है 106 किलोमीटर की, बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर के आसपास है, तो जो है बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा है। फिर चीन के साथ में उससे कम, पाकिस्तान उससे कम, नेपाल, तो ये ध्यान रखिएगा क्रम। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है, रांची भी दक्षिण में है। जब आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो कर्क रेखा गुजर रही होती। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। और यह जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा बात करें तो ये जो है आइजोल जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो जल ग्रहण क्षेत्र इसमें दिए गए विकल्पों में पोनानी नदी का सबसे ज़्यादा है। थोड़ा कठिन प्रश्न था ये। फिर थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की? इस क्वेश्चन को रट लीजिए, कहीं भी जो है ये क्वेश्चन वापस से आ सकता है। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार तो पूर्वी बिहार की जो जलवायु C2 प्रकार की। तो ध्यान रखिएगा, थॉर्नवेट ने अपनी योजना में पूर्वी बिहार को, जो ये बिहार है तो बिहार का जो पूर्वी भाग है तो पूर्वी बिहार को इन्होंने C2 जलवायु में माना है। बाकी हमने आपको भूगोल में जितना भी 3 प्रकार का विभाजन था जलवायु का, तो हमने आपको बिहार ज्योग्राफी की जो मैराथन हुई है कल, वो हमने उसमें आपको वहाँ पे करा दिया। आगे बढ़ते हैं। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज एवं भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो मोटा अनाज जो होती हैं उनको मिलेट्स बोलते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 2023 को जो है मिलेट ईयर्स घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 2024 को कैमलिट्स का घोषित किया गया। 2024 को कैमलिट्स, कैमल आप जानते हैं ऊँट, तो कैमलिट्स के जो कैमल की प्रजाति होती है कैमलिट्स, तो कैमलिट्स पे ये घोषित किया गया 2024 का। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो मोटे अनाज की बात करें तो इसमें जैसे ज्वार रागी बाजरा आते हैं, ज्वार रागी बाजरा आते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है कि ये जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल की जो है जल कम होता है, जहाँ पे जल की मात्रा बहुत कम होती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो मोटा अनाज इनको बोलते हैं। ये सूखी सहिष्णु फसल होती हैं। सूखी सहिष्णु फसल का मतलब है कि ये जो है सूखे क्षेत्रों में भी आराम से उग जाती हैं, उगाई जा सकती हैं। कुछ बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है इनको अच्छे से ग्रोथ करवाने के लिए। पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूँ के बराबर है, तो पोषण और दृष्टि से चावल और गेहूँ से अच्छी भी मानी जाती हैं। तो यहाँ पे तीनों ही विकल्प सही हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई जो है एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूमि क्षेत्रों में, तो भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। तो ये प्रश्न आपने जो है इससे पहले भी देखा है, आपको याद आया होगा। तो ये वही ज्योग्राफी भूगोल से लिया गया। तो 30% हिस्सा जो है पर्वतों का है। हमने बात किया था 43% किसका है, तो 43% मैदान का है। ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। और ये आपने वहाँ पे ज्योग्राफी में TGT में देखा था, और यहाँ देखिए GS में पूछा गया। तो हम यही आपसे बताना चाहते हैं कि प्रश्न घूम घूम के रिपीट हो रहे हैं। PGT का PRT में पूछ लेता, PRT का PGT में पूछ लेता, TGT का PRT में पूछ लेता, PRT का TGT में पूछ लेता। तो ये चीज़ें, और यहाँ पे तो 43% मैदान में है और इसके अलावा 27% पठार। तो ये 3 याद रखिएगा, 27% पठार, 30% जो है पर्वत और 43% मैदान, ये जो है इससे में आते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है, गैर नवीकरणीय है। इनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, तो गैर नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भारत में उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं वो श्रीहरिकोटा से किए जाते हैं। तो कल का अगर आपको जो है क्या नाम है आदित्य L1 मिशन का भी पूछ लेगा तो भी यही आंसर होगा। तो श्रीहरिकोटा याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। थुम्बा ध्यान रखिए, थुम्बा क्या है? तो थुम्बा जो है रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। तो रॉकेट की जब बात आएगी कि रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया, तो रॉकेट लॉन्च सेंटर है ये थुम्बा है। तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है थुम्बा, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी की एक पुस्तक है, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। और गोखले मेरे राजनीतिक गुरु से आप समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु उन्होंने किसको माना था, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। विकल्प में नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी करने का निर्णय किसने लिया था? तो आपको पता बहुत अच्छे से, राजकुमार शुक्ला ने ये सब कार्य किए थे। और 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला की इनसे मुलाकात हुई थी। इसके अलावा बात करें तो गांधी जी को जो है प्रताप अखबार था, प्रताप अखबार को संचालित करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही जो है राजकुमार शुक्ला को भेजा था गांधी जी के पास में। तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप अखबार के संपादक थे। और ये जो पत्रिका थी प्रताप अखबार, ये कहाँ से संचालित होती थी? कानपुर से संचालित होती थी। और इस पत्रिका के जो है संपादक के अलावा एक संवाददाता थे, उनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। तो उनका नाम ध्यान रखिए, इस बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पीर मोहम्मद मुनीस,
पीर मोहम्मद मुनीस ने बहुत ही तगड़े तगड़े लेख लिखे थे। इनके बारे में आप शॉर्ट्स में जाइएगा तो पहला जो शॉर्ट्स हमने बनाया था पीर मोहम्मद मुनीस के बारे में ही बनाया था। तो पीर मोहम्मद मुनीस ने कई सारे लेख लिखे थे चंपारण के नील किसानों के ऊपर, और वहाँ से जो है गांधी जी को बहुत सारी जानकारी मिली चंपारण के नील किसानों के बारे में, उनके शोषण के बारे में। फिर गांधी जी जो है एक आकर्षित हुए चंपारण की तरफ, फिर उन्होंने जो है चंपारण गए और फिर आगे की कहानी आप जानते ही हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। फिर है लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता तो ये 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पृथक निर्वाचन की, उसको कांग्रेस ने मान लिया था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ से अब कुछ समय के लिए साथ में जो है चले, फिर उसके बाद फिर आगे चलकर अलग हो गए। फिर असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1922 में निलंबित किया गया था। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920। कब ख़त्म हुआ? 12 फरवरी 1922। क्यों ख़त्म हुआ? 4 फरवरी चौरा-चौरी कांड, चौरा-चौरी कांड की वजह से जो है इसको 12 फरवरी को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया या स्थगित कर दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ये आपने हर जगह आपको मिल जाएगा, लूसेंट में भी मिल जाएगा यहाँ तक कि, तो ये बहुत कॉमन प्रश्न है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। अगला प्रश्न है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 1912 में पटना में जो अधिवेशन हुआ था आर.एन. मुधोलकर, तो आर.एन. मुधोलकर जो है ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1912 में पटना में। और 1912 में पटना में यहाँ पे बांकीपुर भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपको बांकीपुर दिया जाता है, बांकीपुर ज़्यादा पर्टिकुलर स्थान है, तो बांकीपुर स्थान में हुआ था पटना में, बांकीपुर नामक जगह है। तो बांकीपुर में 1912 में जो अधिवेशन हुआ था, और ये पहला अधिवेशन था, बिहार में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। तो ध्यान रखिएगा प्रथम अधिवेशन था बिहार में होने वाला, और जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है कांग्रेस सदस्य के रूप में पहली बार इसी अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं। 1942 के आंदोलन के दौरान लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो 1942 के आंदोलन के दौरान ध्यान रखिएगा सियाराम सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना भागलपुर में की गई थी। और सियाराम सिंह ने जो सियाराम दल की भी स्थापना की थी। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया टीआरई में। तो सियाराम दल की स्थापना किसने की है? सियाराम सिंह ने। और ये कहाँ के नेता थे? भागलपुर के, और इन्होंने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 1942 में आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो इस प्रश्न को आपको कमेंट करके आंसर बताना। हमने आपको इस प्रश्न का जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है, कई बार दिया हुआ, तो देखते हैं कौन जवाब देता है सबसे पहले। तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से नहीं है। सर ह्यूज रोज की बात करें तो ये जो है रानी झांसी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़े थे ये। और फिर ये प्रश्न है जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं, तो एक बार देख लीजिएगा आप। अब आते हैं वापस से प्रश्नों पर, अगले सेट पे चलते हैं। मैथ के प्रश्नों को हमने ऑलरेडी हल करा दिया। इस जितने भी प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पीआरटी के लिए भी बता रहे हैं, ये सब जो प्रश्न हैं परीक्षा में आपसे रिपीट हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको पीआरटी के लिए भी परीक्षा में प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो देख जरूर लें। अब आते हैं प्रश्नों पर। पहला है रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं। साइंस के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं, जिनको हिंदी में रक्त पट्टिकाणु कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आंसर है रक्त स्कंदन में। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं रक्त पट्टिकाणु। आरबीसी उत्पादन में कौन हेल्प करता है? तो आरबीसी उत्पादन में जो है इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी में जो है लिम्फोसाइट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एरोमेटिक यौगिकों का, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनका जो मुख्य स्रोत होता है पेट्रोलियम होता है, इन्हीं से इनका निर्माण किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? तो ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। तो ज़मीन से 1 मीटर ऊपर आइए और तने का जो घेरा होगा उसको माप लीजिए, तो किसी पेड़ की उम्र की गणना उससे की जाती है, एक तरीका होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। गुणसूत्र पर जो जीन की व्यवस्था होती है रैखिक होती है, लीनियर होती है। आगे बढ़ते हैं। अनुलिपिकरण समांतरिक होता है, तो बहुत ही अजीब सा प्रश्न था और ये थोड़ा ऊपर लेवल का प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे यूए इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। केचुए में कितने पार्श्व लेटरल हार्ट होते हैं? तो आंसर है 8। तो 8 लेटरल हार्ट होते हैं, पार्श्व हृदय होते हैं। फिर ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा जाता है ये। तो ग्लूकोज को जो है एथिल अल्कोहल में एथिल अल्कोहल में यानी C2H5OH में, तो ग्लूकोज को जो है C6H12O6 को जो है C2H5OH में कौन कन्वर्ट करता है? तो आंसर है जाइमेज। तो ध्यान रखिएगा जाइमेज एंजाइम है, और जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज अल्कोहल में, एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर है दिष्टकारी के रूप में। एक बार इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। तो रेक्टिफायर होता है, तो डायोड को जो है रेक्टिफायर के रूप में यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार हिंदी नहीं समझ में आती है, तो दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, तो डायोड को हम रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे प्रश्न अब आयोग क्या करता है, इनके पास पुराने प्रश्न वैसे भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उठा के कुछ प्रश्न वहाँ से दे देते हैं। तो आप अगर अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो आपके रेंज में रहेगा कि आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता था, नहीं समझ में आता था, लेकिन फिर भी आपने उन प्रश्नों को सही कर लिया, तो ये एडवांटेज होता है। अब आते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में होगा, ध्यान रखिएगा। और G20 में अब एक और नया सदस्य आया, उसका क्या नाम है? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है ये भी अब G20 का सदस्य है। G20 को अब G21 बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और ब्राज़ील में अगला सम्मेलन होगा। फिर अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित? तो आपको पता है वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो वही सियाराम सिंह से रिलेटेड है, सियाराम दल। सियाराम दल की स्थापना किसने की थी? सियाराम सिंह ने, भागलपुर में। और क्षेत्र भी ध्यान रखिएगा, भागलपुर। बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत स्पेशल सवाल है, बिहार स्पेशल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी के रूप में जाना जाता है। फिर जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में किस देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको पता है जॉर्जिया मेलोनी के बारे में, भले देश के बारे में ना पता हो, लेकिन आपको जॉर्जिया मेलोनी जी के बारे में पता है कि ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तो ये इटली की थी। बहुत ज़्यादा इनके रील वगैरह वायरल हुए थे, ये नहीं बात करेंगे क्यों वायरल हुए थे, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, इटली की है, प्रधानमंत्री थी। फिर 500 करोड़ की अनुमानित लागत से, महत्वपूर्ण सवाल है, 2025 में पूरा होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? तो बिहार में बन रहा है, दोबारा पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? तो 31वां सदस्य था फिनलैंड, 32वां याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है दोबारा। तो 32वां सदस्य है स्वीडन। तो नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन देश बना है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है नाटो का। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के हिसाब से देखा जाए तो भारत को 161वीं रैंक दी गई। बहुत बुरी हालत है, 180 देशों में 161वें स्थान पर है, तो बहुत ख़राब स्थिति, और आप कई सारे लोग जानते भी हैं कि ऐसा क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी है? तो NCERT का सिंपल सा सवाल है, पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी है? तो वहाँ आपको मिलियन किलोमीटर में जो है दिया गया, यहाँ मील में दिया, ये फ़र्क है। तो आप कमेंट करके बताइए कि अगर हम मिलियन किलोमीटर की बात करेंगे, मिलियन किलोमीटर की, तब कितना डिस्टेंस होगा पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अगर मिलियन मील की बात करेंगे, मिलियन माइल्स की बात करेंगे, तो 93 मिलियन माइल्स हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी। मिलियन किलोमीटर में आप कमेंट करके बताइए। चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा था? तो आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, तो ये ध्यान रखिएगा। रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? तो रिक्टर स्केल की बात करें तो ये किस मापक का पैमाना है? तो ये भूकंप। और ध्यान रखिएगा रिक्टर स्केल जो भूकंप का जो है मैग्नीट्यूड बताता है, तो ध्यान रखिएगा क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। और इसके अलावा बात करें, जो भूकंप का जो आघात होता है, भूकंप का जो आघात फील किया जाता है, आघात की जो तीव्रता होती है, भूकंप के आघात की तीव्रता होती है या जो गहनता होती है, उसको हम मर्कली स्केल से मापते हैं। तो मर्कली पैमाना होता है, मर्कली साहब थे तो मर्कली पैमाना, तो मर्कली पैमाने से हम भूकंप का जो आघात फील होता है, उसकी जो तीव्रता गहनता होती है, हम उसको नापते हैं मर्कली स्केल से। जबकि रिक्टर स्केल से केवल मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, एक संख्या बताता है कि 1 का था, 2 का था, 3 का था, 4, 5, 6, 7, 8, 10 का था। तो ये बस मैग्नीट्यूड बताता है कि इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, उसी से एक अंदाज़ा लगा लिया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से कितना प्रभावी था, कितना इफेक्टिव था, वो हम जो है मर्कली स्केल से लगाते हैं। तो ये फ़र्क है, तो ध्यान रखिएगा।
कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल बराबर होता है घनत्व। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल जो है ये होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोयला नगरी किस संस्थान को कहते हैं? तो कोयला नगरी सिटी ऑफ कोल। तो ध्यान रखिएगा, सिटी ऑफ कोल किसको बोलते हैं? धनबाद को। तो धनबाद को सिटी ऑफ कोल बोलते हैं, कोयला नगरी बोलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है। फिर है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ये भी एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया, केरल में है। असम में क्या है? तो असम में काजीरंगा है, मानस है, ओरांग है, कई सारे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो है बुक्सा टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, सुंदरवन मैंग्रोव्स है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व भी है सुंदरवन। तो ये सब पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंधित थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? ध्यान रखिएगा, जुब्बा साहनी मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा पूछा जा सकते हैं क्योंकि इनके बारे में उतना ज़्यादा प्रश्न नहीं आया। तो जुब्बा साहनी मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए थे, जिले से संबंधित थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो कोयला पारंपरिक स्रोत है, प्राकृतिक गैस पारंपरिक स्रोत है, पेट्रोलियम भी पारंपरिक स्रोत है। पवन ऊर्जा जो है ये गैर पारंपरिक स्रोत में आते हैं, तो गैर पारंपरिक स्रोत में आते हैं। हमने आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत क्लियर कर दिया, बता दिया। तो पवन ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत में आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया, जो पहले से जुड़े उनको तो पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंस है, और स्पेशली जो हम आपको जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं, और साथ में जो हम आपको क्विज़ वगैरह करा रहे हैं, इसीलिए इतनी मेहनत से हम आपके लिए क्विज़ वगैरह बनाते हैं प्रश्न, कि जिससे आपको जो है मैक्सिमम फ़ायदा हो पाए। कि अगर आप, कई बार होता है कि आप कितना पढ़िएगा, कई बार क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्लियरिटी हो जाती है। और इस समय बहुत लोग टेस्ट सीरीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, आपको जो टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना करिए, बाकी हमें इसके लिए मैसेज ना करें, पहली चीज़, क्योंकि अभी 15 दिन बचा है। टेस्ट सीरीज़ में कम से कम 2 से 4 घंटे जाते हैं। मेन चीज़ है कि अभी आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है नहीं, तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। जो लोग स्पेशली टेस्ट करते हैं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। एनसीईआरटी से हमने प्रश्न बनाए हैं, कई सारे प्रश्न जो चैनल पे डाले हैं क्विज़ में, कम्युनिटी सेक्शन में, आप वहाँ जाके देखिए। बाकी हम आगे चल के एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम करवा देंगे। बाकी टेस्ट सीरीज़ किसी का नंबर कुछ नहीं बढ़ाता है, बस आपको एक टाइम मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन दिक्कत ये कि बीपीएससी के लिए कोई टेस्ट सीरीज ढंग की है ही नहीं, सब आउटडेटेड है, किसी ने भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो ये अफगान थे, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। फिर 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन से थे? तो ये थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर या सत्येंद्रनाथ टैगोर। और 1863 में क्या था, दूसरे भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सेवा पास किया था, 1869 में भी और 1871 में भी। किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जानते थे? तो लोकहितवादी के नाम से जो है गोपाल हरि देशमुख, और उनका अखबार था, गोपाल हरि देशमुख जी का अखबार था लोकहितवादी, और वो लोकहितवादी के नाम से फेमस भी थे। तो दोनों चीज़ें हैं। लोकहितवादी अखबार किसका था? तो गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के नाम से फेमस कौन था? तो गोपाल हरि देशमुख। किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में, अलीगढ़ में। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान जी ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की थी कांग्रेस के विरोध में। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये भी ध्यान रखिएगा, बनारस के राजा के साथ शिव हरि प्रसाद के साथ में इन्होंने किया था साथ में। फिर अगला प्रश्न है, हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हिंदू मेला नवगोपाल मित्र। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू मेला नवगोपाल मित्र ने जो है संगठित किया था, स्टार्ट किया था। अगर मित्र मेला पूछे तो ध्यान रखिएगा वीर सावरकर, मित्र मेला वीर सावरकर। आगे बढ़ते हैं। तो जो है मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर। तो मित्र मेला ध्यान रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर जी, जो आगे चलकर अभिनव भारत भी बना था, अभिनव भारत सोसाइटी बनी थी।
फिर आगे बढ़ते हैं, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो ये 15 मार्च को पीआरटी में पूछा गया था। तो हम आपसे यही बार बार कहते हैं कौन सा प्रश्न रिपीट हो जाएगा, कहाँ से रिपीट हो जाएगा नहीं कह सकते, तो इसीलिए हम आप लोग को जितने भी प्रश्न कराएं 2000 PIQs प्लेलिस्ट में सब देख डालिए, जो अभी करा रहे हैं उसको सारा देख डालिए, यहीं से आपके मैक्सिमम प्रश्न आ जाने हैं। बाकी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो उससे आपका बाकी सब सप्लीमेंट हो जाएगा। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में की गई थी। सिंपल सा एज इट इज सेम टू सेम प्रश्न आया था, कोई फ़र्क नहीं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर हुई थी। सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने। लाला हरदयाल जी ने की थी 1913 में। और इसके अलावा बात करें इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, यानी जब इसकी स्थापना 1913 में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। तो ध्यान रखिएगा, सोहन सिंह भाखना थे। और अगर प्रश्न में मान लीजिए संस्थापक में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना दोनों का नाम है, तो दोनों आंसर हो जाएंगे, नहीं तो जनरली लाला हरदयाल ही पूछा गया है। और गदर पार्टी का जो अखबार था उसका नाम था गदर था, और ये उर्दू में छपता था। तो ध्यान रखिएगा, उर्दू में छपता था ये। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एन्नी बेसेंट जी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस के इतिहास में। बात करें प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जी हैं, और ये बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। 1924 ध्यान रखिएगा, 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी ने एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता की बात कर रहा है, तो कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे गांधी जी 1924 के अधिवेशन में। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सेट पे चलते हैं, और ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, और हिंदी इंग्लिश के जितने भी प्रश्न हैं आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि अगर रिपीट होते हैं, ज़्यादातर रिपीट हो तो आपका गलत ना हो, आराम से 8 नंबर पार कर जाएंगे, कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। और ये प्रश्न आप जो है देख लीजिएगा एक बार, हमने सारा कुछ सॉल्व कराया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? तो आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? तो यहाँ पे L1 जो है आंसर में ही दिया था, तो आंसर है L1, ऑप्शन में ही दिया था, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। और L मतलब होता है लैग्रांजे पॉइंट। लैग्रांजे एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो लैग्रांजे पॉइंट्स बोलते हैं इनको, L1, L2, L3, L4, L5 करके। तो L1 पोजीशन में जो है ये आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम ही आदित्य L1 रख दिया गया है। तो आदित्य L1 को जो है यहाँ पे स्थापित किया गया था, और कब स्थापित किया था तो आप बताइएगा, तो कहेंगे 6 जनवरी 2024 को। 6 जनवरी 2024 को ये L1 पोजीशन में स्थापित हो चुका है सूर्य के अध्ययन के लिए। फिर अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, बीपीएससी प्री में भी कई बार पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री में कई बार पूछा गया, अब यहाँ पे भी पूछा गया, महत्वपूर्ण सवाल है सभी के लिए। अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है, तो इसका रीज़न है इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। इट हैज़ नोड्स एंड इंटर नोड्स, तो गांठ और पर्व होते हैं, याद कर लीजिए। और ऐसे प्रश्न रिपीट जरूर होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डूबने पर क्या होगा? तो पानी में डूबने पर जो है इसका फोकल लेंथ या फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 10 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर से एक अधिक जो है उत्तल लेंस के रूप में काम करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। यही आपसे पूछा था, क्या बराबर होगी? और ये उत्तल लेंस की तरह ही से काम करेगा। उत्तल लेंस था तो उत्तल लेंस ही रहेगा, और पानी में इसको डुबोने पर ये अभी 10 सेंटीमीटर के बराबर था, तो 10 सेंटीमीटर से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर से अधिक होकर ये उत्तल लेंस के रूप में काम करेगा। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। फिर अगला प्रश्न है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, या इसलिए होता है क्योंकि। और कुछ लोगों को हो सकता है कुछ प्रश्न में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए नहीं परेशान होना, जो समझ में आए आप उन पर कमांड कीजिए। 2-4 प्रश्न नहीं समझ में आए तो उसके पीछे नहीं परेशान होना है, ठीक है। तो चूंकि बीपीएससी बहुत अनसर्टेन, कभी कभी बहुत हैवी प्रश्न रख देता है, तो उसमें आपकी भी गलती नहीं है। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो आपकी भी गलती नहीं है। तो जो नहीं समझ में आए उसके पीछे नहीं परेशान होना, जितना समझ में आ जाए उतने को कवर कीजिए। फिर है बस ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का यही फ़ायदा होता है कि कई बार उठा के सेम टू सेम रिपीट कर देता है, तो वहाँ पे आपका गलत ना हो। फिर है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, या इसलिए होता है क्योंकि। तो यहाँ पे आंसर है, अधिकतर प्रकाश जो होता है वो बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, तो इस वजह से जो ऐसा होता है, तो अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, तो इस प्रश्न का ये आंसर है।
अगला प्रश्न है, एक वर्णी प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता। तो ध्यान रखिएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है, आयाम बदल जाता है, वेग बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो याद कर लीजिए, कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस से लेकर सभी परीक्षाओं में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो बस याद कर लीजिए C/137 होता है, आ जाए तो चिपका दीजिए आंसर, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं। फिर है, एक कृष्णिका की एक उच्च तापक्रम टीके पर E वाट वर्ग प्रति मीटर की ऊर्जा विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा कितनी होगी वाट प्रति वर्ग मीटर में, तो E/81 है। और ये सब प्रश्न का कुछ नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं अगला प्रश्न, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। तो कौन सा ऐसा अम्ल है जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो ये है C6H8O7। कुछ काफ़ी कठिन प्रश्न भी हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। फिर है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन है। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन है, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में एक नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो पश्चिम बंगाल ने विधानसभा ने एक नए राज्यगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया था बांग्लार माटी बांग्लार जल से संबंधित। तो इसके लेखक थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और इन्होंने और क्या लिखा था, तो अमार सोनार बांग्ला भी लिखा था, अमार सोनार बांग्ला भी लिखा था। अमार सोनार बांग्ला की बात करें तो ये जो है इस समय राष्ट्रीय गान कहाँ का है, तो बांग्लादेश का है। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल जी हैं। तो बाकी हमने जो आपको करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस दी थी 4-5, तो आप उनको देख लीजिएगा, वहाँ पे पुराने करंट अफेयर्स हमने जो महत्वपूर्ण है वो हमने कराए हैं। 76वें कांस फिल्म महोत्सव में मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी। तो यहाँ पे जो है आंसर यहाँ पे 1 से अधिक है, तो ध्यान रखिएगा 1 से अधिक है। अनुराग कश्यप की कैनेडी भी दिखाई गई थी, तो और भी ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 से अधिक माना गया, तो ध्यान रखिएगा। अजाली असोमैनी, जिन्हें अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जो G20 का सबसे नया सदस्य बना। तो G20 का सबसे नया सदस्य कौन बना है, अफ्रीकी संघ। और वो अफ्रीकी संघ के जो है अध्यक्ष जो हैं अजोली असमानी किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो कोमोरोस देश के राष्ट्रपति थे। फिर है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौम घोषणा हुई थी मानव अधिकारों की, तो मानव अधिकार इसीलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे, मोहन सिंह। और सुभाष चंद्र बोस ने इसका जो है नेतृत्व अपने हाथों में लिया था 1943 में, तो ध्यान रखिएगा मोहन सिंह ने स्थापना की थी। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है, तो ताना भगत आंदोलन जनजातीय आंदोलन था। जनजाति कौन सी थी, तो उरांव जनजाति, उरांव जनजाति। और उरांव जनजाति की जब बात आएगी तो आंसर हो जाएगा, जनजाति को हम आदिवासी भी बोलते हैं, तो आदिवासी आंदोलन आंसर हो जाएगा। और बात करें तो इसमें इसके जो है ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जतरा भगत थे। और आगे चल के उरांव जनजाति का जो आंदोलन था ताना भगत आंदोलन 1920 में ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था उसी से जुड़ गए ये, और फिर कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसमें भाग भी लेते थे। तो 1922 के गया अधिवेशन में ये पहुँचे थे, जो उरांव जनजाति के लोग थे पहुँचे थे कहाँ पे, गया अधिवेशन में भाग लेने के लिए। और 1922 में गया अधिवेशन में भाग लेने के लिए उरांव जनजाति के लोग पहुँचे थे गुलाब तिवारी के नेतृत्व में, ये भी ध्यान रखिएगा, गुलाब तिवारी के नेतृत्व में पहुँचे थे। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में बिहार में मनाया जाता है। तो किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिहार में। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। कुछ मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, मुख्यतः गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक, तो ध्यान रखिएगा मुख्यतः गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, इसके अलावा रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की 81,000 प्रजातियां हैं, और जो है वनस्पति की 47,000 है। NCERT 10th भूगोल में दिया गया हुआ है, एक ब्रैकेट में हाईलाइट करके आराम से देख सकते हैं, वहीं से प्रश्न ये चिपका दिया गया है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, तो खनिज कहाँ पे प्राप्त कहाँ किस चट्टानों में पाए जाते हैं, तो आंसर है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। जो है क्लास 6 या 7 NCERT में भी इसके बारे में डिटेल में दिया गया, पढ़ाया गया आपको वहाँ पे। अवसादी चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। जीवाश्म भी पूछेगा तो भी वही आंसर होगा।
और जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं, खनिज रहित होते हैं, जीवाश्म रहित होते हैं। तो जीवाश्म भी किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। जीवाश्म रहित कौन होता है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होते हैं। और रूपांतरित जो चट्टान होते हैं ये आग्नेय चट्टानों से या अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनते हैं। और इसका उदाहरण आपको सिंपल से समझना है तो संगमरमर को समझ सकते हैं। संगमरमर जो है, संगमरमर ये उदाहरण है रूपांतरित चट्टान का। और इसके अलावा आग्नेय चट्टान की बात करें तो जो मैग्मा होता है धरती के अंदर, तो मैग्मा कई बार धरती के आंतरिक परतों में ठंडा हो जाता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, नहीं तो फिर बाहर लावा के फॉर्म में बाहर आ जाता है तब ठंडा होता है, तब जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है मैग्मा, तो इसलिए उसमें संभव ही नहीं है कि कोई खनिज वगैरह बचेगा भी, सब जल के राख हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो इसलिए उसमें खनिज नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल की बात करें तो दलहन होती है। और जो है इसमें फलीदार फसल, और एक बार आप जब इसका इंग्लिश देखेंगे तो लेगुमिनस क्रॉप, तो लेगुमिनस बोलते हैं, लेगुमिनस बोलते हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा इनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है तो इसमें लेग हेमोग्लोबिन पाया जाता है, लेग हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ये भी प्रश्न बीपीएससी तैयारी में पूछा गया है। तो लेग हेमोग्लोबिन इन क्रॉप में पाया जाता है, ये वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है लेग हेमोग्लोबिन। और दलहनी फसलों में ये पाया जाता है, फलीदार फसल है। और दलहनी फसलों के जड़ों में क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो ये आपने प्रश्न एक बार फिर से देखा तो फिर से देख लीजिए, सिलचर और पोरबंदर। इससे पहले आपने कहाँ देखा था? तो टीजीटी जियोग्राफी का, भूगोल के जो हमने प्रश्न कराए थे आपको 2 दिन पहले, तो वहाँ आपने ये प्रश्न देखे थे। तो अब आप तो मानते हैं ना कि प्रश्न रिपीट होते हैं, घूमते हैं इधर उधर, आत्मा भटकती रहती प्रश्नों की, इधर से उधर घूमते रहते हैं बस। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो ये प्रश्न जो है जीएस पार्ट सेकंड में 15 मार्च में इसी से संबंधित पूछा गया था। तो यहाँ पे इसी से संबंधित पूछा गया था कि भारत में किस स्थान पे पाए जाते हैं, ऐसा करके कुछ प्रश्न आया था। तो ये भी एक हिसाब से रिपीट हुआ। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। अगर अच्छे से देखना तो मेघालय जाइए, वहाँ बढ़िया घूमिए फिरिए, देखिए। और ये भूमिगत जल के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो भूमिगत जल के द्वारा निर्माण होता है। और हमने जो है इससे पहले जब क्लास लिया था तो आपको बाकायदा वहाँ पे चित्र वगैरह भी दिखाया था। फिर अब 22 अप्रैल को किस दिवस में रूप मनाते हैं? तो आंसर है विश्व पृथ्वी दिवस। तो हमने आपको एक दिवस का शॉर्ट्स में दिया है, जाके सारे दिवस, महत्वपूर्ण दिवस देख लीजिए, तो वहाँ आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ओजोन दिवस वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा कब मनाया जाता है। फिर है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कई बार इंग्लिश में नाम दे दिया जाता है, तो द सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये भारत का टोपोग्राफिकल मैप बनाया जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। और ध्यान रखिएगा जो आज की क्लास है और इसके अलावा जो जितनी भी क्लासेस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने कल आपको जो है 6 से 8 का हिस्ट्री पॉलिटी कराया, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से आपको जैसे हिस्ट्री में स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आप में रिपीट हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पीआरटी में रिपीट हो जाएंगे। और पॉलिटी में सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे, तो उनको आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा हो आपने। बात करते हैं 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 के विद्रोह को वर्णित किया था। आरसी मजूमदार ने क्या कहा था? ना तो पहला था, ना जो है भारतीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम था। थोड़ा निगेटिव स्टेटमेंट हो गया इनका, तो इन्होंने ऐसा कुछ बोला था। उसके बाद जो है जेम्स आउटरम ने क्या बोला था? जेम्स आउटरम ने क्या बोला था? तो उन्होंने बोला था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र ही बता दिया उन्होंने। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउटरम ने बोला था। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? बिरसा मुंडा का विद्रोह, तो आप कहेंगे 1899 से 1900। ताना भगत आंदोलन 1914 से जो है 18 के बीच में, या 20 कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो 1914 से स्टार्ट हुआ था। संताल विद्रोह कब हुआ? 1855-56। तो 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ है। तो यहाँ आपका पहली घटना हो जाएगी, सबसे पहले हुई है, तो आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ में उल्लेख है। और आनंद मठ पुस्तक से ही जो है जो गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, यहीं से लिया गया है। तो वंदे मातरम के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और आनंद मठ में इस जो है वहीं से वंदे मातरम गीत भी लिया गया है। सन्यासी विद्रोह जो है 1773 से 1800 के मध्य चला था बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। और फिर नील विद्रोह यहाँ पे है। नील विद्रोह के बारे में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नेतृत्व प्रदान किया था, जानते हैं आप इसके बारे में। पागलपंथी का आप कमेंट करके बताइए, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। और नील विद्रोह के बारे में जो है
दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा था। नाटक का क्या नाम था? नील दर्पण। और उस नील दर्पण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे यहाँ के लोग, और दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बंगाल विभाजन के दौरान। बंगाल विभाजन से रिलेटेड 3 डेट याद रखिएगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, और फिर जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। तो अगर प्रश्न पूछेगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, आंसर होगा 20 जुलाई 1905। स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में कब स्टार्ट हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन को जो है बंग भंग भी बोला जाता है, बंग भंग विरोधी आंदोलन भी बोला जाता है। तो बंग भंग आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को, या स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूरी तरीके से प्रभावी हो गया, तो इसलिए इसको शोक दिवस के रूप में भारतीयों के द्वारा मनाया गया था, शोक दिवस। और फिर इसी दिन जो है सब जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध वगैरह हुआ था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास जी अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में ये अपनी मांगे रख रहे थे। साथ में जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू जी, और इनका जो प्रस्ताव था कि कांग्रेस को जो है विधान परिषदों में प्रवेश करना चाहिए, उसको लेकर विरोधाभास हुआ। इनकी बातें नहीं मानी गई, तो इन्होंने जो है रिज़ाइन दे दिया, छोड़ दिया पद। फिर इन्होंने जो है 1 जनवरी 1923 को, पता नहीं कुछ 100 साल आगे चले जाते हैं हम, तो 1 जनवरी 1923 को इन्होंने स्थापना किया था। जो किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने। और श्री कृष्ण सिंह ने जो है यही स्वराज दल की स्थापना की थी बिहार में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो श्री कृष्ण सिंह ने। और जो नए हैं एकलव्य सीरीज फर्स्ट 1, 2, 3, 4 देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का सब आपका दूर हो जाएगा, बिहार स्पेशल हिस्ट्री सब कुछ वहाँ क्लियर हो जाएगा मात्र 4 घंटे में। फिर आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो आंसर है स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी प्री से यहाँ लिया गया है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर ने की थी। किसके साथ में? राजा राम मोहन राय जी के साथ में। तो राजा राम मोहन राय जी के साथ में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1817 में। और यही हिंदू कॉलेज था जिसमें 1826 में एक नौजवान आता है जिसका नाम था हेनरी बेबियन डेरोजियो। हेनरी बेबियन डेरोजियो जो फेमस हुए थे किसके लिए? तो हेनरी बेबियन डेरोजियो जो है फेमस हुए थे यंग बंगाल मूवमेंट के लिए, युवा बंगाल आंदोलन के लिए फेमस हुए थे। प्रश्न आया था 15 मार्च को। फिर इनमें से किसने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इस पर मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये कहा था कर्जन ने। और जब हम पेपर देने से पहले ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सारे एनालाइज किए थे, तो जब हम ये क्वेश्चन देख के गए तो हमने डफरिन का भी याद कर लिया था, और देखिए डफरिन का ही पूछ लिया गया था। तो कहने का मतलब है इतना अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा, और आप हमारे एक्सपीरियंस का, अनुभव का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये चीज़ है आपका। अब यहाँ पे कर्जन के बारे में पूछा गया, तो डफरिन ने क्या कहा है? तो डफरिन के स्टेटमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा है। इन्होंने कांग्रेस को जो है राजद्रोहियों की संस्था भी कहा था, इसके अलावा कांग्रेस को इन्होंने सूक्ष्म अल्पसंख्यक को रिप्रेजेंट करने वाला भी कहा था। तो ये चीज़ें हैं जो इस बार पूछ लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट सेट पे पहुंचते हैं। देखिए कितने कम समय में आपने इतने क्वेश्चंस को देख लिया, एनालाइज कर लिया। आप वैसे पढ़ने बैठते तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। अब आते हैं प्रश्नों पर, और ये सब जो प्रश्न है आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या ये वगैरह, तो ये सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो जरूर सॉल्व कर लें इनको। जैसे भी ये वैल्यू है सब कुछ सॉल्व कराया गया, तो मैथ की प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी, जरूर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होने वाले हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, और आप इसको हल्के में मत लीजिए। अब आते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में DTO का प्रयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों की बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर जो है ये न्यूक्लियर फिजन पे काम करते हैं, और ये D2O का प्रयोग होता है मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। तो D2O जो है मंदक के रूप में प्रयोग होता है। फिर है लैक्टियोल, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लैक्टियोल। तो लैक्टियोल ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, दोबारा पूछा जा सकता है। तो लैक्टियाल जो है ये वसा अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में, फैट के अवशोषण में और वसा के अवशोषण में हेल्प करते हैं लैक्टियाल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन पादप कार्यकी में होता है। तो ध्यान रखिएगा, पादप कार्यकी में जो है इसका अध्ययन होता है। इंग्लिश में प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं,
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया, आंसर है अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। फिर है लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार? तो देखिए प्रश्न पूछा गया लेग होमोग्लोबिन, हमने ऊपर आपको बताया भी है। लेग लगा दीजिए, लेग, पैर लगा दीजिए, हेमोग्लोबिन जोड़ दीजिए, हो गया आंसर लेग होमोग्लोबिन। और लेग क्यों लगाया गया? लेग्यूमिनस की वजह से, लेग्यूमिनस पौधे हैं तो इसलिए। फिर आगे बढ़ते हैं, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ में मिलता है तो उनको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। याद करिए, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। और यहाँ पे आपको एमाइलेज दिया गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे जो है मुंह में लार्वा, जो लार होता है, लार के साथ में बनता है मुंह में भोजन के साथ में, तो यही एंजाइम है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन को पचाने के लिए जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, करंट के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले Al2O3 2SiO2 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो ध्यान रखिएगा चीनी मिट्टी का है, फिर से पूछा जा सकता है। मोनाजाइट क्या है? तो मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसको हम कार्निवोर कहते हैं, मांस भक्षी भी कह सकते हैं, मांसाहारी भी कह सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो ये रायपुर पे नहीं हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी उस समय, वाराणसी में हुई थी। अब इस समय सिचुएशन बदल गया है तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के हिसाब से अब नहीं बनेगा, चेंज हो गया काफ़ी कुछ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। और 26 जनवरी 2024 को कौन थे? तो 26 जनवरी 2024 को कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे। और इमैनुअल मैक्रोन जो है कौन है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि थे, ध्यान रखिएगा। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया था? तो आंसर है नई दिल्ली। और ऐसे विकल्पों में जब कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जो 2 देशों के मध्य हो और उसमें भी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे यूरोपीय संघ है तो यूरोपियन यूनियन जो है पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ का संघ है, तो ऐसे जो काम होते ज़्यादातर राजधानी में ही होते हैं, तो नई दिल्ली में ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य एल 1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो परियोजना निदेशक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और ये थी निगार साजी। तो ध्यान रखिएगा निगार साजी परियोजना डायरेक्टर थी। फिर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया था जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिका सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया। तो कैलिफोर्निया राज्य में हुआ था अमेरिका के। फिर हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? तो रूबेला के, ये आंसर था भूटान ने ऐसा किया था। फिर अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया? तो आंसर है जनरल दलबीर सिंह सुहाग। थोड़ा पहले का है, करंट का नहीं है प्रश्न ये। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट की उद्देश्य क्या? तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, अब बताइए प्राइड किससे जुड़ा होता है? भारतीय विरासतों को वापस भारत लाएंगे तभी तुम्हारा प्राइड बढ़ेगा, तभी तुम्हारा गर्व बढ़ेगा। तो प्राइड प्रोजेक्ट इसी से रिलेटेड, ऐसे भी आप देख सकते हैं, तो बाकी और ऑप्शन मिलेंगे भी नहीं। तो ये करने का एक तरीका ये भी होता है कि प्रश्न में ही आंसर छिपे होते हैं, आपको ना पता हो अलग बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रश्नों को सही कर सकते हैं। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत नहीं है, तो हमने आपको युवा वलित पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से बताए हैं? तो आप कहेंगे एंडीज़ बताए हैं, रॉकीज़ बताए हैं। तो बात करें अब इसका मतलब युवा वलित नहीं है, तो इसका मतलब क्या आपसे पूछ रहा है? प्राचीन वलित पूछ रहा है। हमने आपको प्राचीन वलित भी बताए कौन कौन से, अरावली बताया, एप्लेशियन भी बताया है। तो अरावली और एप्लेशियन जो है ये युवा वलित पर्वत नहीं है, कौन से? प्राचीन वलित पर्वत है। तो प्राचीन वलित पर्वतों के उदाहरण हो गए अरावली, एप्लेशियन। तो यहाँ पे युवा वलित पर्वत नहीं है, तो ए और सी जो है युवा वलित पर्वत नहीं है, ए और सी युवा वलित पर्वत नहीं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और एंडीज, रॉकीज़, साथ में भारत में हिमालय और अटलस ध्यान रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में। उसके अलावा जो आल्प्स याद रखिएगा कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में। तो ये जो है उदाहरण है, साथ में हिमालय भारत में, ये युवा वलित पर्वत के उदाहरण हैं। युवा वलित पर्वत के उदाहरण है, यंग फोल्ड माउंटेन्स के उदाहरण है एंडीज, रॉकीज़, एटलस, आल्प्स और हिमालय। और प्राचीन वलित पर्वतों के उदाहरण अरावली, एप्लेशियन और साथ में यूराल पर्वत। 3 हैं, 3 ही हैं, तो 3 याद रख लीजिए, बाकी जो बचे। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो हिम रेखा का मतलब होता है कि ऊंचाई पर जब हम जाएं तो किस स्थान पर जो है हिम पाया जाता है, बर्फ़ पाया जाता है। तो आल्प्स क्षेत्र जो है इसका हिम रेखा सबसे कम है।
और ये लगभग 3000 मीटर के आसपास ही है, तो काफ़ी कम है। और इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि आल्प्स जो क्षेत्र है वो समशीतोष्ण प्रदेश में स्थित है। समशीतोष्ण प्रदेश ऑलरेडी ठंडा होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और तो इस वजह से जो है, और यहाँ पे आल्प्स क्षेत्र जो है इसका न्यूनतम हिम रेखा है दिए गए विकल्पों में, हिमालय का तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित, तो आंसर है मालवा पठार। जब कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, क्रम में गुजरात आता है, गुजरात फिर जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान का छोटा सा हिस्सा आता है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो जो मालवा पठार है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का अच्छा खासा भाग छेकता है और इसी से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो सर्वाधिक क्षेत्र ये घेरता है किसका, मालवा पठार का। रांची पठार बहुत छोटा सा है, छोटा नागपुर पठार नीचे है, तो यहाँ पे आंसर है मालवा पठार। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र किसका आच्छादित किया जाता है, मालवा पठार का। बाकी 8 राज्य जो कर्क रेखा के ध्यान रखिएगा। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो कांटेदार जंगलों की बात करें तो जो है कर्नाटक में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल जो है ये पूर्वी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, कर्नाटक, लेकिन तमिलनाडु में नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल था और थोड़ा टफ सवाल भी था ये। फिर है किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी जो है उसको हम लीचिंग सॉइल भी बोलते हैं। तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी का ऊपरी परत हट जाता है, तो उसमें जो है आयरन के कंटेंट जो है दिखने लगते हैं, तो मिट्टी जो है लाल प्रकार की कुछ दिखने लगती है, कुछ येलो प्रकार की दिखने लगती है, तो ऐसी मिट्टी को हम लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। निछालन के परिणाम स्वरूप होता है ये, जिसको लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में निछालन बोलते हैं। जहाँ भारी बारिश होती है, भारी बारिश यहाँ देखिए कहाँ होती है, आप कहेंगे मेघालय में, तो मेघालय में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में पाई जाती है, पश्चिमी घाट में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G20 की मेज़बानी करेगा, G21 की। तो G21 मतलब G20 था, अब अफ्रीकन यूनियन भी आ गया इसमें, तो G21 हो गए। अब G21 की मेज़बानी कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आंसर है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किस नापने के लिए किया जाता है, तो हवा में नमी मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है, तो पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, ये जो है भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर से वो भारत की तरफ आता है, ठंडियों में, सर्दियों में बारिश होती है भारत में, और इसकी वजह से जो रबी क्रॉप है, रबी फसल है कौन सी, गेहूँ, तो गेहूँ के उत्पादन में जो है सहायता भी मिलती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। काल बैसाखी मानसून से जस्ट पहले आती है। फिर आगे बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सवालों पर, और हमने आपको जो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस दिए हैं अभी हम उसको भी सॉल्व करा देंगे, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो कई सारे लोगों को दिक्कत भी होगा, तो हम एक बार उसको सॉल्व करा देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था, तो सिद्धू कान्हू, रटा हुआ आपको, सिद्धू कान्हू, और याद रखना हो तो भैरव चांद, 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू, मेहता, तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सहजानंद सरस्वती किससे जुड़े हैं, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कराची कांग्रेस कब हुआ था, तो 29 से 31 मार्च। जो है शहीद भगत सिंह को जो है फांसी कब हुई थी, तो 23 मार्च को। और इस डेट को लेकर आप कन्फ्यूज ना रहे, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, तो कराची कांग्रेस सबसे लास्ट में हुआ, सबसे पहले क्या हुआ 5 मार्च 1931 को। और यही प्रश्न आपको उल्टा कर दिया गया था, आपने देखा था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ, तो बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था, प्रोफेसर ज्ञान साहा ने इसका किया था। हमने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से पूरा इसका डिटेल बताया और इसका संबंध बताया है जो है बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस से, तो बिहारी स्टूडेंट छात्र सम्मेलन से, बिहारी छात्र सम्मेलन से इसका संबंध था। तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने इसकी स्थापना की थी, कहाँ की थी, मोतिहारी में। बिहार यूथ लीग का गठन कहाँ हुआ था, मोतिहारी में, और 1928 में हुआ था। इसका संबंध 1906 में जो है बिहारी छात्र सम्मेलन से। बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना किसने की थी, तो बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। पटना कॉलेज में ही सम्मेलन हुआ था, राजेंद्र प्रसाद जी ने स्टार्ट किया था इसको। फिर है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा भागलपुर में किसने नेतृत्व किया था, तो भागलपुर में ध्यान रखिएगा महादेवलाल सराफ। कई बार परीक्षा में पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में, आगे ये प्रश्न आएगा भी, इसी जीएस पार्ट में ही आएगा। तो महादेवलाल सराफ जी ने जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, कहाँ पे, चंपारण जो है
माधवलाल सराफ जी ने भागलपुर में किया था, और चंपारण में किसने किया था? बिपिन बिहारी वर्मा ने। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि जो है नमक सत्याग्रह बिहार में कब स्टार्ट हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को। और इसके अलावा सारण और भागलपुर जिला जो है प्रभावित था। और यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, एंटी चौकीदारी यानी चौकीदारी कर नहीं देने का यहाँ पे आंदोलन चला था, एंटी चौकीदारी टैक्स कैंपेन चला था। फिर पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 24 सितंबर 1932। और किसके मध्य किए गए थे? हस्ताक्षर किसने किए थे? तो जो है मालवीय जी ने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू समाज की तरफ से किया था, और दलित समाज की तरफ से किसने किया था? तो अंबेडकर साहब ने। गांधी जी ने कोई साइन नहीं किया था इस पर। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में हमने बात किया ऑलरेडी इसके बारे में। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। अगर पटना स्पेशली पूछेगा तो पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली, पटना में इन्होंने जो है नेतृत्व प्रदान किया था। बाकी बिहार में जब भी पूछेगा तो बाबू कुंवर सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो चंपारण समस्या कब पहुंची थी गांधी जी के पास? 1916 में। तो कांग्रेस के पास कब पहुंची? 1916 अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। तो विकल्प तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने लगाया था? तो मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हसरत मोहानी ने। और इसको फेमस किसने किया था? तो शहीद आजम भगत सिंह ने। तो अब आते हैं आपके प्रश्नों पर। जो हिंदी के प्रश्न हैं इनको जरूर देख लें, क्योंकि जिस तरीके का पेपर आया है 15 मार्च को, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन से कम उतने के तो आपको पता होने चाहिए। जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हम उनको आपको जल्दी से सॉल्व करा दे रहे हैं। सरिता इज़ गोइंग टू ज्वाइन एस BDO। इंग्लिश में सवाल है, BDO को हम क्या लिखते हैं? BDO। और हमने आपको क्या बताया था पता करने का तरीका? जब पहला अक्षर देखेंगे हिंदी में, कब ए और एन लगाने के लिए हिंदी में देखेंगे, अगर आया व्यंजन तो वहाँ पे ए लगेगा। अगर आया स्वर, पहला जो अक्षर स्वर आएगा तो लगेगा वहाँ पे एन। तो यहाँ क्या आया? व्यंजन आया, तो व्यंजन के लिए हम ए लगाएंगे। तो सरिता इज़ गोइंग टू ज्वाइन एज ए BDO। और अगर यहाँ MLA होता, तो MLA को हम कैसे लिखते हैं? MLA ए लिखते हैं। तो ए यहाँ पे है, ए क्या है? स्वर है, तो स्वर के लिए हम एन लगाते हैं। तो MLA आता तो एन MLA हो जाता है। यही फ़र्क होता है। BDO में बी है, तो बी जो है बा क्या है? बा जो है व्यंजन हो जाएगा, तो व्यंजन की वजह से जो यहाँ पे ए लगेगा। वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रेड न्यूज़पेपर इन द USA। तो द वाशिंगटन पोस्ट लगेगा इसके साथ में, आसान है। तो दी वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रेड न्यूज़पेपर इन द USA। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। किचन में क्या नहीं पाया जाता है? तो बकेट पाया जाता है, गीज़र पाया जाता है, टैप मोर देन वन। तो यहाँ पे जो है क्या नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे मोर देन वन यहाँ पे सही है, क्योंकि बाल्टी किचन में नहीं रखी होती सामान्यतः। बाल्टी कहाँ रखी होती? बाथरूम में रखी होती है। गीज़र कहाँ होता है? गीज़र बाथरूम में होता है। टैप होता है किचन में। तो यहाँ पे बकेट और गीज़र जो ये नहीं होता है, तो नॉट पूछा है कौन सा नहीं होता है, किचन का पार्ट नहीं है, तो मोर देन वन हो जाएगा। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्रूट। तो कौन सा फल नहीं है? तो यहाँ पे मोर देन वन, यहाँ पे भी आंसर है, तो फल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कैरेट, टर्निप, बीटरूट तीनों ही। अब आगे बढ़ते हैं। लुक देयर आर डैश इन वाटर। अब बताइए वाटर में क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं कि टैडपोल्स होते हैं? तो आप कहेंगे टैडपोल्स होते हैं, यानी जो फ्रॉक्स होते हैं, तो टैडपोल्स। तो लुक देयर आर टैडपोल्स इन द वाटर। अगर यहाँ स्काई दिया होता तो क्या हो जाता? स्काई दिया होता तो बर्ड्स हो जाती। आसमान में कौन उड़ते हैं? चिड़िया उड़ती हैं। ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इट हैज़। तो लीप ईयर में क्या फ़र्क होता है? एक मंथ में ज़्यादा दिन होते हैं, एक हफ्ते में ज़्यादा दिन होते हैं, एक महीने में कम दिन होते हैं। तो आप कहते हैं 28 दिन का होता फरवरी, लीप ईयर में 29 दिन का हो जाता है, यानी महीना बढ़ गया, तो मोर डेज इन ए मंथ, तो दिन बढ़ गया। सन ऑफ ब्रदर इज़ नोन एज। तो भाई का जो बेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नेफ्यू बोलते हैं। नेफ्यू माने भतीजा। फिर फादर सिस्टर इज़ नोन एज। तो फादर की जो सिस्टर होती हैं बुआ जी, तो बुआ जी तो दिया नहीं है, क्या देना चाहिए था? आंटी दे सकता था। पैटर्नल आंट होता है वैसे, पैटर्नल आंट, तो पैटर्नल आंटी जी, तो यहाँ पे दिया नहीं है चूँकि, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। बाकी आंट भी दिया रहेगा तो भी सही है। फिर कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत गढ़वाली आती है। गढ़वाल क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है, तो गढ़वाली वहाँ से आप संबंध कर सकते हैं कि मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली आती है। फिर कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? तो कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी की जो है उपभाषा की बोली है।
और ये सब प्रश्न आप ध्यान रखिएगा 15 मार्च को। आप देखिए, घबराइएगा मत, 8 से आपको 9 ही बढ़ना रहता है, बहुत ज़्यादा कोई 30 प्रश्न में से आराम से सही हो जाएंगे। अपने ऊपर थोड़ा सा शांति रखिएगा, पेपर वाले दिन आराम से प्रश्नों को देखिएगा, आराम से हो जाएंगे। पेपर की शुरुआत में कई बार हम हड़बड़ी में होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं, सोचते हैं कि 30 नंबर में क्वालिफाइंग ही तो जल्दी जल्दी कर ले। स्टार्टिंग स्लो करनी चाहिए, बहुत तेज़ी से नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए ऐसे ही प्रश्नों को निपट पहले कर लीजिए, कम से कम 10-15 क्वेश्चन निपटा लीजिए, उसके बाद अपना जीएस प्रश्नों पे जाइए। फिर कन्नौजी किस उपभाषा की बोलता है और उसके बाद क्या फ़ायदा होता है, तो आपका थोड़ा माइंड ओपन भी हो जाता है। डायरेक्ट आप जीएस के प्रश्नों पे पहले प्रश्न से जाएंगे तो आपका माइंड उतना ज़्यादा एग्जाम में ओपन नहीं होता, तो इस वजह से दिक्कत हो सकता है। तो आप पहले बार स्टार्टिंग में कम से कम 5-10 मिनट इन्हीं प्रश्नों पे दे दीजिए, कम से कम खत्म भी हो जाएगा, एक बार आप देख भी लिए होंगे तो आसान भी रहेगा, बाद में बोझ भी नहीं लगेगा। तो कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी। और ये सब प्रश्न रट लीजिएगा, जिनको दिक्कत हो रट लीजिएगा, और ये प्रश्न यही में से रिपीट हो जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है, तो तिल का ताड़ करना। तो तिल का ताड़ बोलते हैं कि तिल का ताड़ कर रहा है, छोटी सी बात इसको भी इतना फैला दिया है, तो ये हो जाएगा तिल का ताड़ करना। मन टटोलना का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे के मन की बात तो जानना। फिर दाल ना गलना, तो दाल ना गलना आप समझ ही रहे हैं, कई लोग जो है इधर उधर घूमते रहते हैं तो इसी में इसमें कि दाल गल जाए, लेकिन दाल नहीं गलती है। फिर तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की, महत्वपूर्ण सवाल है, ब्रज भाषा में। तो कवितावली इनकी रचना है तुलसीदास जी की, तो ये इन्होंने ब्रज भाषा में की है। राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती है, तो कुल 4 हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट कृत्रिम बोली किसने कहा है, तो आंसर है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। कई बार यूपी टेट वगैरह में भी पूछा गया, तो खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट कृत्रिम बोली किसने कहा है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो मध्य पहाड़ी आती है। मध्य पहाड़ी में अभी आपने क्या देखा, गढ़वाली आती है। पश्चिमी पहाड़ी आती है, पूर्वी पहाड़ी नहीं आती। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी पहाड़ी नहीं आती है, तो पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी नहीं आती है। दक्खनी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दक्खनी को जो है यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया। आप कमेंट करके बताइए दक्खनी को किस किस नाम से, हिंदवी तो जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है, आप बताइए। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अंत्याक्षरी की स्पेलिंग यही सही है, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है। तो अंत्याक्षरी की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो अंत्याक्षरी। आगे बढ़ते हैं, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, तो नवोढ़ा का नवधन ऊढ़ा होता है, तो नवधन ऊढ़ा होता है। तो ध्यान रखिए, नवधन ऊढ़ा नहीं होता है, नवधन ऊढ़ा होता है। फिर रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या, तो रिजु का पर्यायवाची होता है सरल। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, तो इतिहास के पहले का जो होता है उसको हम प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं, प्राकदन ऐतिहासिक। प्राकदन ऐतिहासिक शब्द से जुड़ता है तो प्राग ऐतिहासिक वर्ड बन जाता है, इसका मतलब होता है जो इतिहास से पहले का हो। फिर आगे बढ़ते हैं, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो पारितोषिक मतलब होता है इनाम देना, कि चलो उसको पारितोषिक दे देते हैं, यानी कुछ इनाम दे दो, चलो काम निपटाते हैं, इसको बोलते हैं कंसोलेशन प्राइस। तो पारितोषिक उसी शब्द का वो है। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो तरी तरिणी ये सही है, उपल अस्म सही है, अनिल तुषार नहीं संबंधित, तो अनिल तुषार नहीं संबंधित है। अनिल किसको बोला जाता है, वायु को बोला जाता है, तुषार आप बताइए किसको बोला जाता है, ये आपका सही नहीं है, चेक कर लीजिएगा एक बार। फिर अब पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है, तो पॉकेट को मारने वाला यानी पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष में जो है कारक के हिसाब से होते हैं, तो कर्ता ने कर्म को ये सब, तो तत्पुरुष के अंतर्गत ही पॉकेट मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाकी हमने इससे पहले आपको 200 क्वेश्चंस कराए हैं हिंदी इंग्लिश के कंपल्स जो क्वालिफाइंग के, उसका भी हम आपको लिंक दे देंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके चैनल के नीचे स्क्रॉल करके आराम से देखिएगा, तो आपको 500 PIQs का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें हिंदी इंग्लिश लिखा होगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 200 क्वेश्चन हुए हैं वहाँ पर, हमने काफ़ी आपको ऑलरेडी जो है, और 500 लगभग क्वेश्चन है आपके सारे करा दिए जाएंगे, जिससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो अनेक शब्द सही है, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो धन्यवाद अपने आप में ही होता है, तो धन्यवाद सहित नहीं लिखा जाता है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र, तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला तो सही है, यहाँ पे पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है, एक से अधिक शुद्ध है, तो इन दोनों में से बताइए कौन सा शुद्ध है। क्या दोनों शुद्ध हैं, क्या एक ही शुद्ध है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है, तो एक लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, तो ये जो है संख्यावाची विशेषण है, तो ध्यान रखिएगा संख्यावाची विशेषण है। फिर सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं। क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताएं, तो यहाँ पे लिखता क्या है, क्रिया है, सुंदर क्या है, विशेषण है। सुंदर लिखता है तो लिखता विशेषण है, क्रिया है, और सुंदर इसका विशेषण है, तो क्रिया का विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे सुंदर क्रिया का विशेषता बता रहा है।
और सुंदर की कल्पना, तो सुंदर यहाँ संज्ञा है। यह बच्चा कितना सुंदर है, तो ये जो है कितना सुंदर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा सी। तो ये जो है क्रिया विशेषण का उदाहरण है। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यहाँ पे बात करें तो संस्कृत भी है, तमिल भी है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम यहाँ पे मैं है, और हमने आपको पहले और दूसरी क्लास में ये सब चीज़ें बता दी, तो इसलिए अब यहाँ पे बताना जरूरी नहीं है। आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, 200 क्वेश्चन है, 40-40 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। आप वैसे तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जैसा पेपर आया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने चाहिए सभी को। रोहित अमेरिका में नौकरी प्राप्त करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है, तो करना चाहता है। तो देखिए चाहता है इसे आप बता सकते हैं इच्छा बोधक है, इसमें दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में ये आंसर छिपा होता है, बस आपको ध्यान से पढ़ना होता है। आइए अगले सेट पे चलते हैं। और आप लोग जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, और आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता हो तो आप जो है TRE 4 के आपकी जानकारी में जितने भी अभ्यर्थी हैं आप उनको चैनल से जोड़ें और हमें आप सहयोग करें। हम आपके लिए जो है दिन रात लगे हुए हैं और बहुत ही मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं, और साथ में जो है बिना कोई प्रॉफिट के हम आपके लिए परेशान हैं। काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, लगभग 75-80 दिन से ऊपर हो गए हैं, हमें तो ध्यान भी नहीं है। हमने लगभग 1 मई के आसपास आपका स्टार्ट किया था, और जो है तब से आप लोगों का जो रिस्पांस रहा हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, और हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बस हम आपसे इतना ही रखते हैं कि आप लाइक और कमेंट करें, साथ में जो है आप जो भी जितना भी संभव है, कोई ज़रूरी नहीं अभी आपका पेपर दे, जितना हद तक संभव हो जो आपकी जानकारी में हो, जो नॉर्मली आपसे मिलता जुलता हो, आप ऐसे लोगों को नॉर्मली बोल दें, ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहें। तो आप ऐसे चैनल को शेयर कर सकते हैं, हमको मदद कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं यहाँ पे, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आल एन होगा, आल ए होगा, दा होगा। तो आप देखेंगे तो आल द स्टूडेंट्स, तो आल द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, तो यहाँ पे दा लगेगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर है आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ एक्ट्रेस। तो एक्ट्रेस यहाँ पे ए क्या है, एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस। और एक्ट्रेस में बात करें तो ए क्या है, स्वर है, स्वर है, तो यहाँ एन लग जाएगा। हिंदी में ही आपको इसका जो है उच्चारण करना है, तो ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी नदी नहीं है, गोदावरी नदी, गंगा नदी। बे ऑफ बंगाल क्या है, समुद्र है, तो बे ऑफ बंगाल समुद्र है, तो ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी है, तो नदी तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में जो है क्या नहीं होता है, तो ड्राइंग रूम में चिमनी होता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं होता। वॉशिंग मशीन होता है क्या, आप कहेंगे नहीं होता है। सोफ़ा सेट तो हो सकता है ड्राइंग रूम में, लेकिन चिमनी और वॉशिंग मशीन नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा मोर देन 1। फिर अगला प्रश्न है, आज संडे है, द डे बिफोर यस्टरडे वाज, तो जोड़ घटा लीजिएगा, आंसर है फ्राइडे। आसान सा प्रश्न है, आज संडे है, द डे बिफोर यस्टरडे यानी कल से पहले कौन सा दिन रहा होगा, तो फ्राइडे हो जाएगा। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, तो अक्टूबर के बाद आता है, तो दिया नहीं गया, तो नन हो जाएगा। हस्बैंड ब्रदर सीज, तो हस्बैंड का भाई कौन होता है, तो ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। साला और जीजा के लिए एक ही वर्ड प्रयोग होता है, ब्रदर इन लॉ। मदर्स पेरेंट्स आर, तो मदर के जो पेरेंट्स होते हैं क्या होते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो मदर के जो पेरेंट्स होते हैं वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जो वो फादर के पेरेंट्स होते हैं, जिनको दादा दादी बोलते हैं, इनको नाना नानी बोलते हैं। सन इन लॉज जो सास ससुर होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रत्यय रहित है, तो प्रत्यय रहित है, तो यहाँ पे बात करें प्रत्यय रहित का मतलब होता है जो अंत में लगते हैं, प्रत्यय अंत में लगते हैं। प्रत्यय रहित का मतलब जो अंत में कुछ ना लगा। उल्लेखनीय में उल्लेख धन नीय है, उल्लेख धन अनीय है, अनीय प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। झुकाव में जो है झुकधन या झुकना, झुकना समझ लीजिए, या आव है तो झुकाव है, तो ये भी प्रत्यय लगा, लेकिन भाव विहल में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। फिर है प्रश्न, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, तो भाषा तो आपने पढ़ा होगा बचपन से ही कि विचार या भाव को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। स्वर के 2 प्रकार होते हैं, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर जनरली। फिर हस्व स्वर कौन सा है, तो हस्व स्वर छोटा है, दीर्घ स्वर बड़ा है। एक प्लुत स्वर भी होता है, लेकिन सामान्यतः 2 ही माने जाते हैं, इसलिए आपको आंसर यहाँ पे जो है 2 माना गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, तो व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भाग में किया जाता है। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, तो अल्पप्राण जिसमें कम समय लगता है, तो चा जो है अल्पप्राण है, छा ये महाप्राण है। का जो है
अल्प प्राण है, खा जो है महाप्राण है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है घोष ध्वनि कौन सी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो घोष ध्वनि हमने आपको इससे पहले भी बताया है, तो देख लीजिएगा। स्पर्श ध्वनि किसे बोलते हैं, तो स्पर्श ध्वनि जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसके जितने भी हैं सब इनको स्पर्श व्यंजन कहते हो, तो सभी इसमें हैं। तो पापा बाबा माँ सभी स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे पा वर्ग से। अग्नि शब्द का विशेषण है, तो अग्नि शब्द से विशेषण बनता है आग्नेय। आग्नेय चट्टान आपने पढ़ा है, तो आग्नेय, अग्नि से आग्नेय बनता है। फिर है प्रकंपी व्यंजन है, तो प्रकंपी व्यंजन यहाँ पे आर रा है, तो रा ध्यान रखिएगा, प्रकंपी व्यंजन है। फिर अर्धस्वर की बात करें तो अर्धस्वर जो है यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक है। अर्धस्वर एक बार देख लीजिएगा आप। चा वर्ग का व्यंजन है, तो चा वर्ग चाछा जाझा इया, तो सभी हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। एक बार वर्णमाला देख लीजिएगा अच्छे से। फिर है केकी, बिहंग, खग, पिग, पिकल्कों में से कौन सा युग्म पक्षी का पर्याय है, तो यहाँ पे बात करें तो बिहंग और खग है पक्षी का। केकी किसको बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए। पिक भी जो है, पिक जो है किसको बोलते हैं, तो कोयल के लिए बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पक्षी वहाँ पूछा गया, तो पक्षी के लिए क्या हो जाएगा, बिहंग और खग। फिर है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। तो विलोम शब्दों का एक जो है सकल, विकल, कुत्सा, निंदा, तो ये सब सही हैं। तो युग्म जो है कौन सा सही है, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो यहाँ पे अशुद्ध कौन सा, यहाँ कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं, तो यहाँ पे जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी शुद्ध हैं। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है, तो रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है, तो उपवाक्य। सरल वाक्य पढ़े आपने, संयुक्त वाक्य पढ़े, मिश्रित वाक्य होता है एक। तो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर उपवाक्य नहीं होता भेद कोई। फिर है जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता एवं तुच्छता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम ध्यान रखिएगा ऊनार्थक कहते हैं। तो ऊनार्थक शब्द जो जिनसे हमें न्यूनता, लघुता और हीनता का परिचय होता है, जिसे बुलाया ना गया हो, तो इसके लिए एक शब्द है अनाहूत। तो अनेक शब्दों के लिए आपने पढ़ा होगा अनाहूत होता है। फिर है संज्ञा की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, तो मापतोल हम किससे नापते हैं, परिमाणवाचक संज्ञा, तो परिमाणवाचक हो जाएंगे। फिर है रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है, तो रचना के आधार पर रूढ़ है, तो ध्यान रखिएगा रूढ़ शब्द में आते हैं जल, और जो दो से अधिक, जो दो से बने होते हैं उनको हम यौगिक बोल देते हैं। एक योग रूढ़ भी होता है इसी प्रकार। तो जल जो है सबसे शुरुआती होता है, तो इसे हम रूढ़ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो मात्रिक छंद यहाँ पे देख लीजिएगा कौन कौन सा है, थोड़ा गूगल भी कर लीजिएगा आप लोग। बाकी उदित, उदयगिरी, मंच पर रघुवर, बाल पतंग, बिकसे संत सरोज, सब हर्षे लोचन भृंग, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। अब आते हैं अगले सेट पे चलते हैं। और ये प्रश्न आप कर लेंगे, बाकी कौन सा प्रश्न रिपीट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जितने टाइम में आप वैसे पढ़ेंगे तो है नहीं, तो ज़्यादा बेहतर है कि 5-7 मिनट लग रहे हैं एक वीडियो पे, तो देख लें, ज़्यादा बेहतर है। फिर है आई हैव वन सिस्टर एंड डैश 2 ब्रदर्स, तो आई हैव वन सिस्टर एंड 2 ब्रदर्स हो जाएगा, बीच में कुछ भी नहीं लगेगा, तो आंसर है नन ऑफ अबव। माई मदर इज़ डैश अ टीचर ऑफ, तो टीचर है, तो टीचर को टा से लिखेंगे टीचर, तो टीचर क्या है व्यंजन है, तो यहाँ पे ए लग जाएगा। तो माई मदर इज़ ए टीचर ऑफ म्यूजिक। निम्नलिखित में और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनिमल, एनिमल कौन सा नहीं है, तो ईगल भी नहीं है, उल्लू भी नहीं है, दोनों क्या है पक्षी में आएंगे। और बैट, चमगादड़ जो होती स्तनपाई होता है, मैमल होता है, तो ये मैमल में आता है बैट। तो बी और सी जो नहीं है, तो मोर देन 1 हो जाएगा। तो मोर देन 1 यहाँ पे एनिमल नहीं है, तो कौन से एनिमल नहीं है, तो ओल और ईगल, उल्लू और ईगल जो है एनिमल नहीं है। बैट जो है मैमल में आता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अभी वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ ट्री, तो पार्ट ऑफ ट्री में फ्रूट पार्ट होता है, स्टेम भी पार्ट होता है, रूट भी पार्ट होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे यहाँ पे। गांधी जयंती कब मनाया जाता है, तो इंडिपेंडेंस डे के बाद। आफ्टर बोला है, तो आफ्टर मतलब बाद, कब के बाद मनाया, तो इंडिपेंडेंस डे के बाद। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। आफ्टर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद क्या आता है, बचपन के बाद क्या आता है, तो यूथ आती है, जवानी आती है, तो चाइल्डहुड के बाद यूथ आ जाएगा। नेफ्यू क्या होता है, तो नेफ्यू जो है यहाँ पे दोनों माना गया है, तो सिस्टर सन और ब्रदर सन, लेकिन सिस्टर सन को हम क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, तो ब्रदर सन जो है नेफ्यू होता है, तो यहाँ पे बी ज़्यादा बेटर था, तो बी यहाँ पे कर लीजिएगा। फिर है डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर के हस्बैंड कौन होते हैं, तो सन इन लॉ होते हैं।
डॉटर के हस्बैंड, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि जो है ये हमारे डॉटर के हस्बैंड है, तो कौन होंगे? सन इन लॉ ही होंगे। तो डॉटर के जो हस्बैंड होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है ता वर्ग का कौन सा व्यंजन नहीं है? तो ता था दाधा ना है, धा नहीं है, तो डा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अनुगृहीत शब्द शुद्ध है, तो ध्यान रखिएगा अनुगृहीत शब्द शुद्ध है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही शब्द है। फिर है जिसकी नाप तोलना हो सके तो उसको बोलते हैं अपरिमेय, तो अपरिमेय बोलते हैं। एक या अधिक ध्वनियों की वह सबसे छोटी इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं अक्षर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्य, तो मुख्य भेद पूछा जा रहा है तो 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द टांग? जैसे मैं, मान लीजिए अब मैं हूँ तो मैं लड़का हूँ, तो मुझे अगर मेरी टांग के बारे में बोलना हो तो मैं क्या बोलूँगा? मेरी टांग, यानी मेरी टांग में चोट लग गई। तो मेरी टांग, चाहे कोई पुरुष हो चाहे महिला हो, टांग के साथ में मेरी सबको लगाना पड़ता है, यानी मेरी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया टांग के साथ में, तो टांग सब क्या? स्त्रीलिंग है। मैंने दरवाज़ा खोला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कर्ता कारक है। फिर अब ब्राह्मण के निमित्त वस्त्र प्रदान करो, तो ब्राह्मण के निमित्त वस्त्र प्रदान करो, तो यहाँ पे जो है संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक यहाँ पे है। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? तो अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो सूर्य से, तो से के लिए यहाँ पे अपादान कारक होता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो जीएस के लिए भी ध्यान रखिएगा, 7 जून 1955। 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अभिकारी शब्दों के प्रमुख भेद कितने होते हैं? तो अभिकारी शब्द कुल 4 प्रकार के होते हैं। जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए उससे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जिनको डिटेल में पढ़ना हो तो आप नॉर्मल जो है ग्रामर की बुक वगैरह से आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अब समय नहीं है कि हम एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करें, तो इस चीज़ को भी आप समझिए। और बहुत ज़्यादा समय भी जाता है अगर हम सबका, चूँकि अलग अलग नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, और उस चीज़ का समय नहीं है, तो आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें तो कोई आप ग्रामर की बुक वगैरह से उठा के देख सकते हैं। तो जो किसी भाव, दशा, भाव को बोध कराते हैं तो वैसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा चिन्ह उद्धरण का है? तो उद्धरण का जो यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है। फिर उच्छ्वास की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो उच्छ्वास की शुद्ध वर्तनी ये है, सही है, बाकी गलत है। अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे बात करें तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का। तो भास्कर सही है, वह प्राप्त सही है। यहाँ की किम वदंती नहीं होता है, तो किम वदंती होता है, किम वदंती होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक से अधिक सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेजी के पर्याय के रूप में प्रयुक्त है हिंदी प्रशासनिक शब्दावली का कौन सा युग्म सही है? तो हजार्ड जो है जोखिम, हजार्ड माने जोखिम होता है। फ्लैट रेट मतलब क्या होता है? कोरा पन्ना नहीं होता है। फ्लैट रेट मतलब होता है कि फ्लैट रेट मतलब कोई भी उस पर हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। जैसे बोलते हैं कि फ्लैट रेट, फ्लैट 25% डिस्काउंट, यानी हम डिस्काउंट 25% का 100 रुपये का, तो 25% डिस्काउंट देके 75 रुपये का देंगे, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेंगे। तो फ्लैट रेट ऐसा होता है। क्रेडिट बोलते हैं देनदार को, लेनदार को जो है ऋण लेने वाला बोलते हैं, तो क्रेडिट यहाँ पे ये भी गलत है। हजार्ड शब्द का सही मतलब है जोखिम। हिंदी और अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली का सही युग्म है, तो यहाँ पे बात करें तो निर्देश मतलब डायरेक्टिव होता है और आदेश मतलब ऑर्डर होता है। आवेदन माने रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? तो करण। तो कारक का जो भेद होता है, कर्ता ने करण को, तो करण यहाँ पे कर्ता, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है वो करण कारक से संबंधित है। फिर हिंदी भाषा के मानक स्वरूप का विकास कब हुआ है? तो हिंदी भाषा के मानक स्वरूप का जो है विकास है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है। कमेंट करके बताइए कब इसका माना गया है, जिनको जानकारी हो। जब कोई एक खंड, विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो समास क्या बनता है? तो उपमान की बात जब आती है तो कर्मधारय समास लगता है। जैसे नीलकमल यानी नीले है, कमल जो है नील जो है नया, इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे अभी ध्यान नहीं आ रहा हमको जस्ट अचानक से। तो कर्मधारय में क्या होता है? उपमा और उपमान की बात करता है। जैसे चंद्रमुखी, तो चंद्र जैसा मुख, या चंद्रमुख तो चंद्र जैसा मुख, तो ये कर्मधारय समास में आते हैं। द्वंद्व समास में जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास क्रम में सर्वप्रथम कौन सी भाषा आती है? तो हिंदी भाषा के विकास क्रम में सर्वप्रथम हम संस्कृत भाषा को लेते हैं। अब आते हैं लास्ट सेट पे चलते हैं और उसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं फिर जो है। और आज आपकी जो है साइंस के जो आपके चैप्टर्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे आँख वाला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से, तो वो सब हम आपको आज शाम तक लेके आएंगे क्लास। तो और साथ में हम कोशिश करेंगे हेड मास्टर और टीचर का भी प्रश्न लाने का। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। अब आते हैं लास्ट सेट को देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न है द पोएम्स रिटन बाय दिनकर आर डैश द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। तो यहाँ हो जाएगा ऑफ। तो द पोएम रिटन बाय दिनकर आर ऑफ मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। फिर है व्हाट इज़ द टाइम। तो ध्यान रखिएगा जब भी टाइम की बात है तो बाई योर वॉच होता है, तो ध्यान रखिएगा, कई लोगों को पता भी नहीं होगा। तो व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, ये सही है, 100% सही है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो द लगता है यहाँ पे, वैसे भी ये पता है, यहाँ द ईस्ट लगा तो यहाँ भी द वेस्ट हो जाएगा। औरंगाबाद इज़ डैश लेस नोन सिटी। तो औरंगाबाद जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, इज़ ए लेस नोन सिटी इन बिहार। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कार। कार में नहीं पाया जाता। तो गियर पाया जाता है, एक्सीलरेटर भी पाया जाता है, पिस्टल नहीं पाया जाता। पिस्टल कौन ले जाएगा कार में? कोई कार में पाया नहीं जाता जिस सामान्यता, कोई ले जाए अलग बात है। ए सिस्टर हस्बैंड इज कार्ड इन इंग्लिश है। तो सिस्टर के हस्बैंड को हम क्या बोलेंगे? तो ब्रदर इन लॉ। विच इज़ द 7th प्लेनेट फ्रॉम सन। तो सन से 7वें नंबर का जो प्लेनेट है यूरेनस है। नेपच्यून 8वें नंबर का है। जुपिटर 5वें नंबर का है। इफ़ द लास्ट डे ऑफ वीक इज सैटरडे द थर्ड डे विल बी। तो लास्ट डे अगर सैटरडे तो तीसरा दिन ट्यूसडे होगा, गिन लीजिए आराम से। फिर अगला प्रश्न है विकारी शब्द का क्या मतलब होता है? तो विकारी शब्द का मतलब होता है परिवर्तन। विकारी जो जिनमें परिवर्तन आ जाता है, अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं आता है। मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है? तो तुम यहाँ पे जो है मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप है। हिंदी में से कौन सा अव्यय शब्द संज्ञा तत्व का कार्य करता है? तो हिंदी में कौन सा अव्यय शब्द संज्ञा तत्व का कार्य करता है? तो तथापि। तो तथापि जो है ये अव्यय शब्द है जो संबंध का कार्य करता है, संबंध जोड़ता है। जैसे बोलते हैं कि मैं वहाँ गया था तथापि मैं उनसे नहीं मिला, तो जोड़ने के संदर्भ में होता है। तीन का विकास किस शब्द से हो? तो तीन का विकास त्रिड़ी से हुआ। तीन को त्रिड़ी भी बोलते हैं संस्कृत में, तो वहीं से इसका विकास हुआ है। फिर है सुहावना कौन सा प्रत्यय है? तो सुहावना जो है ये गुणवाचक प्रत्यय है। तो सुहावना में जो है गुणवाचक प्रत्यय लगा है। अब आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सीमित और संकुचित क्षेत्र से मिलकर अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब अधिक विस्तार हो जाएगा तो अर्थ विस्तार हो जाएगा, और जब सीमित हो जाएगा तो संकोच हो जाएगा। तो शब्द से ही समझ सकते हैं आराम से। फिर है बादल खूब गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई। कौन सा वाक्य है? तो किंतु लग गया है, तो संयुक्त वाक्य जोड़ दिया गया है। तो संयुक्त वाक्य में किंतु लग गया है। मिश्रितोग्राम में जो है की वगैरह करके की मतलब जोड़ दिया जाता है समानता मिश्रित वाक्य में। साधारण वाक्य सिंपल ही रहते हैं। तो बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अनिल हंसता है कौन सी क्रिया? तो सिंपल सा है, आकर्मक क्रिया है। फिर ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई थी। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत संस्कृत माना गया है। संस्कृत भाषाओं की जननी भी मानी गई है। कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है? तो युग्मक ध्वनि जिसमें दो चीज़ें रिपीट होती हैं, इसे दिक्कत है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली है, दिल्ली में 2 बार ला आया है, तो ये सब युग्मक ध्वनियाँ हैं। तो दिक्कत में आधा का 2 बार आया है, तो जो है ये आधा का फिर का आया है, तो ये युग्मक ध्वनियाँ हैं। दिल्ली भी युग्मक ध्वनि है। फिर तथ्यव शब्द का संधि विच्छेद क्या? तो तथादन एव। फिर किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पे हुआ? तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। यहाँ पे क्लियर है। वह कौन है? तो कौन है पता ही नहीं कौन है, तो निश्चय नहीं है। अनिश्चय वह कुछ उसने कुछ नहीं खाया, तो यहाँ भी क्लियर नहीं है क्या खाया क्या नहीं खाया, तो यहाँ निश्चित नहीं है, निश्चित यहाँ पे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पे है। फिर कौन सा नी शब्द उपसर्ग से बना है? तो नी उपसर्ग से, तो निर्वास, निश्चल, निरोग। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो निरोग होता है निधन रोग होता है, निधन रोग होता है, तो नी उपसर्ग यहाँ पे पूछा गया है। निश्चल में जो है निश्चल में भी नी लगता है, तो नी उपसर्ग है, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो खुले हाथों से दान करता है उसको दानी कहते हैं। जो पहले जैसा था वैसा ही, तो यथाविधि। जिसने मृत्यु को जीत लिया है तो मुमूर्षु। और यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सभी सुमेलित हैं।
मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी है। तो गोबर गणेश, बिल्कुल बुद्धू, गीदड़ भपकी, दिखावटी भय, गूंगे का गुड़ होना, बोल ना पाना। फिर है वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार कौन है? तो ये पूछा जाता है बार बार, तो वक्रोक्ति से कुंतक संबंधित है। फिर है भीति विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घाट उषा नगरी। तो रूपक अलंकार का उदाहरण कई बार आपने सुना भी होगा। रक्त मांस के सड़े पग से उमड़ रही, महाघोर दुर्गंध रुद्र उठसी श्वास। तो जहाँ पे ये सब जो है बहुत ही दर्दनाक बातें होती, तो ये बीभत्स रस का उदाहरण होता है। जहाँ पे ये सब बहुत दर्दनाक बातें होती, डराने वाली, कि आदमी घबरा जाए सुनकर। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध तो मतलब खतरनाक है, तो ये बीभत्स का उदाहरण होता है। जो डरावना होता है बीभत्स का होता है। रौद्र होता है जब गुस्से की बात होती है बहुत, जैसे शंकर जी रौद्र रूप में आते तो उस टाइप का। इसके अलावा एक हास रस होता है, तो हास रस में जो हंसने उठने की बात होती है। आगे बढ़ते हैं। 22 से 26 वर्णों तक के 4 वर्णों वाला छंद क्या कहलाता है? तो उसको हम सवैया छंद बोलते हैं। 22 से 26 तक के चरणों वाले छंद को हम सवैया छंद बोलते हैं। फिर राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया था? तो राजभाषा विधेयक 1963 को ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया था। जीएस में पूछा जा सकता है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जातन की झाई पे श्याम हरित दुध हुई। तो यहाँ पूछा गया उपयुक्त छंद किस छंद का उदाहरण है? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया, तो चेक कर लीजिएगा एक बार। और ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान आप नहीं हो सकते। अगर आप उठा के सारा जो है हिंदी ही पढ़ने लगे, साहित्य ही पढ़ने लगे, तो आप जीएस क्या पढ़ेंगे? तो इस चीज़ को भी आप समझिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट कर जाइए, देख जाइए सारे अच्छे से, और अच्छे से तैयारी कीजिए। जीएस अच्छे से पढ़ के जाइए। और जब पेपर आएगा तो 8 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 22 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आपको पेपर सॉल्व करना, घबराना नहीं है प्रश्न को देखते हुए। इंग्लिश के प्रश्न इतने आसान होते हैं कि 8 के 8 सही हो सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और बाकी हिंदी का कितना भी कठिन पेपर आएगा, कुछ क्वेश्चन तो सबके ही सही हो जाते हैं। बस मेन बात क्या होता है, हम घबरा जाते हैं पेपर वाले दिन, पेपर देख के डर जाते कि अरे क्या पूछ लिया, तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना। बाकी आप स्टार्टिंग में हिंदी इंग्लिश के प्रश्न अटैम्प्ट करिए, और वहाँ से जब आपका माइंड फ्रेश हो जाए तो 10 मिनट बाद आप 10 से 12 मिनट बाद जो है आप जीएस प्रश्न पर चले जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्विज के क्वेश्चन आप लोग जाके जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा जो आपको दिए गए हैं। और जो है आज अब डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जीएस और करंट के, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।